ओके, तो अभी तक हमने पढ़ लिया था कि हीट रिक्वायर्ड कितनी होती है। हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू क्यू, एंड क्यू इज एम एस डेल्टा टी, है ना। चलो आगे देखते हैं। अब नई प्रॉब्लम है कि टचिंग टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैविंग डिफरेंट टेम्परेचर। मान लो एक लोहा है और एक कॉपर है, आयरन एंड कॉपर। आयरन का टेम्परेचर मान लो कुछ 70 डिग्री होगा, इसका 50 डिग्री। अगर दोनों को टच करें तो फाइनल टेम्परेचर क्या बनेगा, समझे। चलो अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए, एक है बी। ए का मास कितना है 2 kg, बी का मास है 1 kg। ए की स्पेसिफिक हीट क्या है 2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ओके, बी की स्पेसिफिक हीट है 4 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ए का टेम्परेचर इनिशियल क्या था 80 डिग्री सेल्सियस, बी का इनिशियल टेम्परेचर क्या था 30 डिग्री सेल्सियस। समझ आया ना, दोनों के इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, अब हमने क्या किया, इन दोनों को टच कर दिया। कैसे, मान लो इसको उठा के ऐसे इस पे टच कर दिया या इस पे रख दिया ऊपर, ठीक है, तो टच हो गए। तो फाइनल टेम्परेचर क्या बनेगा, देखो मान लिया हमने फाइनल टेम्परेचर क्या है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर इज, तो इसका भी 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और इसका भी 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखो, अगर हम देखें इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो गया और इसका भी 30 डिग्री सेल्सियस, तो बी वाले का 30 से टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, बी और गर्म हो जाएगा, और ए 80 से कम हो जाएगा इसका टेम्परेचर। ए को ठंडा होना पड़ेगा और बी को गर्म होना पड़ेगा फाइनली। तो ए विल लूज हीट एंड बी विल गेन हीट। लिखो इसको, ए विल लूज हीट एंड बी विल गेन हीट। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। हाँ, अब एक चीज़ और कि हीट सप्लाइड फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंट इज ज़ीरो। बाहर से तो कोई हीट नहीं आई, है ना, जो हीट इसमें पहले से थी वही रही और जो इसमें थी वही रही। बाहर से कोई एक्सटर्नल फायर तुमने लगाई, ये सिंबल होता है आग का, ट्रायंगल, ठीक है। या तो इसको आग बोल दो फायर, या इसको बोल दो हीट। सिंबल है हीट का ट्रायंगल, ठीक है। बाहर से हमने कोई हीट दी नहीं, अंदर जो ए के पास थी और जो बी के पास थी वही रीएडजस्ट होंगी। ए की कुछ हीट बी के पास जाएगी, किसी केस में देखो कि बी की ए के पास आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ ठंडा कौन हुआ था, ए ने हीट लूज की थी, बी गर्म हुआ था, है ना। तो हीट लॉस्ट बाय ए कितनी होगी, लिखो इस चीज़ को, लेट फाइनल टेम्परेचर भी 30 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर ऑफ बी विल इंक्रीज, बी विल गेन हीट। तो डेल्टा टी बी कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। टेम्परेचर ऑफ ए विल डिक्रीज, क्यों, ए ठंडा हो जाएगा, इट विल गेट कूल, इट विल गेट हॉट। सो ए विल लूज हीट, सो डेल्टा टी ए इज, क्या लिखना चाहिए, देखो डेल्टा टी ए लिखा तो यही जाएगा T-80, है ना। क्या लिखा जाएगा T-80। तुम T-80 ही लिखो, 80 - T मत लिखो, ठीक है। ये मैं बताता हूँ 80 - T क्या चीज़ है। हमें क्या लिखना था, T फाइनल माइनस T इनिशियल। T फाइनल है 30 डिग्री सेल्सियस और T इनिशियल क्या है 80, ए के लिए, है ना।
ये जो है 80 माइनस टी, ये मैं बताता हूँ क्या चीज़। देखो अब हीट लॉस्ट बाय ए कितना, हीट लॉस्ट बाय ए विल बी एम एस डेल्टा टी, है ना। इट इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय बी एम एस डेल्टा टी। ठीक है, अब देखो जब मैं लिखूंगा हीट फॉर ए तो मैं क्या लिखूंगा, एम एस डेल्टा टी, है ना। एम 2000 kg 2000 ग्राम, एस कितना उसका 2 कैलोरी, डेल्टा टी ये क्या लिखूंगा, टी माइनस 80। देखो जो टी है, टी फाइनल, ये तो 80 से कम होगा, तो ये टर्म नेगेटिव आ रही है ना, आ रही है कि नहीं आ रही। तो इसी चीज़ को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ हीट लॉस्ट बाय ए इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ हीट गेन्ड बाय बी। ठीक है, ये नेगेटिव आया ना इधर, टी एफ माइनस 80, क्यों टी एफ कुछ मान लो 70 डिग्री होगा, तो 70 माइनस 80 इज माइनस 10, तो ये पूरी हीट क्यों क्या आ जाएगी, नेगेटिव। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा 80 माइनस टी। ठीक है, ये लिख भी रहा क्वेश्चन, वाई डेल्टा टी ए इज रिटन एज 80 माइनस टी एंड नॉट एज टी माइनस 80। क्यों, बिकॉज वी वॉन्ट मैग्नीट्यूड ऑफ हीट। ठीक है, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, इसीलिए हमने इस टर्म को पॉजिटिव करने के लिए 80 माइनस टी लिख लिया। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व करो, 2 0 2 0 गए, 2 2 4 और 4 गया, तो 80 माइनस टी इज टी माइनस 30, तो 2t हो गया इधर आगे, है ना। 2t 80 प्लस 30 इज 110, 110 बाय 2 इज 55, तो टी फाइनल कितना आ गया 55। तो जब इन दोनों को आप एक दूसरे के ऊपर बिठा दोगे ऐसे, तो इनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा 55 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ आई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। देखो हमने क्या किया, हमने ले लिया 2 kg वाटर, टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस, और हमने क्या ले लिया 1 kg वाटर, टेम्परेचर था 90 डिग्री सेल्सियस। समझ आया, जैसे तुम सुबह गर्म पानी में कुछ ठंडा पानी मिलाते हो, है ना, तो ये गर्म पानी है ज़्यादा, क्यों, इसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है, ये थोड़ा ठंडा है, इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है ना। ठीक है, अब तुमने इन दोनों को मिक्स कर दिया, दे आर मिक्स्ड, तो तुम्हें फाइनल टेम्परेचर बताना है पानी का, समझे। तो सेम वही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, लेट फाइनल टेम्परेचर भी टी, या टी एफ कर दें अब, है ना। तो हीट मैग्नीट्यूड ऑफ हीट लॉस्ट बाय ए इट शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ हीट गेन्ड बाय बी, हाँ या ना। तो मैं क्या लिखूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ हीट, इसका नाम दे देता हूँ ए, इसका नाम दे देता हूँ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ हीट गेन्ड बाय ए इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ हीट लॉस्ट बाय बी, है ना, सही है। अच्छा, पानी का स्पेसिफिक हीट क्या होती है, कल देखी थी हमने, 1 कैलोरी पर ग्राम
पर डिग्री सेल्सियस, है ना। अच्छा, तो ए ने कितनी हीट गेन की, तो ए का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये 50 हो जाएगा मान लो, और ये यहाँ पे भी 50 हो जाएगा मिक्स करने के बाद, है ना। तो ए के लिए क्या लिखोगे, 50 - 40, तो T - 40, है ना, या TF - 40, MS डेल्टा टी। डेल्टा टी का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा किस में, बी में, क्यों, क्योंकि इसमें डेल्टा टी नेगेटिव आ रहा है, समझे। तो ए का M 2000 ग्राम, S इसका 1, डेल्टा टी कितना, T - 40, पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई है, आ गई। बी के लिए M इज़ 100 ग्राम, 1000 ग्राम्स, 1 kg है वो। S उसका भी 1, डेल्टा टी क्या लूँगा, डेल्टा टी फॉर बी इट इज़ इक्वल टू T - 90, इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो 90 - T, क्यों, क्योंकि बी ठंडा होगा, ये 90 से इसका टेम्परेचर गिरेगा, तो लिख लिया मैंने 90 - T। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझो। जब भी दो लिक्विड्स आएँ या दो ऑब्जेक्ट्स जुड़ जाएं तब हमेशा मैग्नीट्यूड लेना। अभी एक नया तरीका बताऊंगा, उसमें कोई मैग्नीट्यूड लेने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, बट मैग्नीट्यूड लेके जल्दी हो जाता है। लेकिन ये तभी करेंगे जब दो हैं, दो से ज़्यादा में ये मेथड नहीं लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये और ये कट गए 0 0, कैलोरी भी कट गई, बचा क्या, 2T - 80, और ये उधर गया तो 3T, है ना, 3T हो गया। और यहाँ कितना हो जाएगा, 90 और 80 कितना हो गया, 170, तो 170/3, तो TF कितना आ गया, 56.66 डिग्री सेल्सियस, समझे। तो फाइनल टेम्परेचर आफ्टर मिक्सिंग विल बी 56.7 डिग्री सेल्सियस, राउंड ऑफ कर दिया। चलो लिखो अब सेकंड मेथड टू सॉल्व दिस सेम क्वेश्चन, सेकंड मेथड या अल्टरनेट मेथड टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन। देखो अब वही था, 2 kg वाटर, इनिशियल टेम्परेचर 40, 1 kg वाटर, इनिशियल टेम्परेचर 90। लेट फाइनल टेम्परेचर आफ्टर मिक्सिंग भी TF, है ना, मिक्स कर दिया तो फाइनल टेम्परेचर क्या, TF। अब देखो बाहर से हीट कितनी आई, 0, डेल्टा एक्सटर्नल इज कितना, 0, है ना। जो भी कुछ हो रहा है वो अंदर हो रहा है, इन दोनों में गर्म वाला हीट इसको देता है, उतनी ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। समझ आया। देखो अगर कोई बाहर से इन दोनों को देखता, स्टार्टिंग से इन दोनों को, क्या इन दोनों की कुछ थोड़ी सी भी हीट बाहर गई, क्या थोड़ी सी भी हीट, कुछ डेल्टा Q बाहर गया है, रिलीज्ड आउट, हवा में चला गया, नहीं। जो हीट इसने दी वो इसने ले ली, है ना। क्या हीट वेस्ट हुई है, नहीं। इसने जो बनाया इसने खा लिया, कहानी ख़त्म, है ना। अब कितना बचा हुआ है, 0। देखो लिखो, इफ़ वी एग्जामिन दिस सिचुएशन डीपली वी विल फाइंड दैट नेट हीट सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड इज 0, ठीक है। अब एक चीज़ और, पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर MS डेल्टा T पॉजिटिव आ गया, जैसे पिछले वाले में ये पॉजिटिव आ रहा था, है ना, यहाँ MS डेल्टा T पॉजिटिव आ रहा था ना, इसका मतलब क्या होता है, इफ़ MS डेल्टा T इज पॉजिटिव इट मीन्स द बॉडी इज रिसीविंग हीट, हीट इज रिसीव्ड एंड बॉडी विल गेट हॉट, एंड बॉडी विल गेट हॉट, ठीक है।
अगर ms डेल्टा टी पॉजिटिव आ गया, मतलब इफ डेल्टा क्यू इज पॉजिटिव इट मीन्स हीट इज रिसीव्ड, सो बॉडी विल गेट हॉट। अगर ms डेल्टा टी नेगेटिव आ गया, मतलब बॉडी इज गिविंग इट्स हीट आउट, हीट बाहर दे रही है, एंड बॉडी विल कूल डाउन, ठंडी हो जाएगी थोड़ी देर में, है ना। इसी का मैं मैग्नीट्यूड ले रहा था पिछले वाले में, समझे। चलो अब देखो टोटल हीट एक्सचेंज कितना, 0, बाहर से कुछ आया नहीं, है ना। तो पहले वाले को जो हीट मिली प्लस दूसरे वाले की जो हीट निकली, मान लो कोई तीसरा भी है उसको जो मिली, चौथा है जो उसकी निकली, कुल मिला के कितना आएगा, 0, है ना। देख अगर इसको और इसको ऐड कर दूं तो 0 आएगा ना, है तो बराबर। लास्ट क्वेश्चन में देखा था ना, दोनों बराबर थे। दोनों को अगर विदाउट मैग्नीट्यूड ऐड करें, मैग्नीट्यूड ना लूँ, सीधा ऐसे ही ऐड कर लूँ इसको इसके साथ, तो 0 आएगा ना, वही लिखा हूँ। यहाँ 2 हैं तो क्या लिखूँगा, m1s1 डेल्टा t1 प्लस m2s2 डेल्टा t2 इज इक्वल टू 0। 3 होते तो प्लस m3s3 डेल्टा t3, 4 होते तो कोई एक m4s4 डेल्टा t4, जितने भी हों अब नेट इनका समीशन विल बी 0, ठीक है। और इस अप्रोच में डेल्टा टी का मैग्नीट्यूड लेना है, नहीं लेना, सीधा डेल्टा टी लेना है एज इट इज़, जैसे डेल्टा टी होता है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। लिख लो हियर डेल्टा टी इज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है। तो m1 कितना 2 kg तो 2000 ग्राम, s1 कितना 1 कैलोरी पर ग्राम, डेल्टा t1 कितना TF माइनस 40 प्लस m2 कितना 1000 ग्राम, s1 डेल्टा टी कितना TF माइनस 90, है ना। तो कितना हो गया, 0 0 गए, सो 2TF माइनस 80, है ना। 2TF माइनस 80 प्लस TF हो गया 3TF माइनस 90, माइनस 80 माइनस 90 कितना हो गया, माइनस 170, तो इधर जाएगा प्लस 170, 3TF था तो 3 नीचे आ जाएगा। क्या आंसर वही आया, बट लिखते कैसे हैं, ऐसे, ठीक है। इस मेथड को बोलते हैं नेट हीट एक्सचेंज मेथड या नेट हीट फ्लो मेथड, ठीक है, कुछ भी बोलो। चलो अब नया क्वेश्चन करते हैं। ओके ओके ओके, तो ये आ गया तुम्हारा फॉर्मूला, इसका नाम क्या है, लॉ ऑफ मिक्सिंग। कौन सा लॉ, लॉ ऑफ मिक्सिंग। क्या ये अप्रोच बेटर है कि नहीं है, डेल्टा टी आराम से यही ले लो, है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपके पास 3 kg पानी है 10 डिग्री सेल्सियस पे, 4 kg पानी है 8 डिग्री सेल्सियस पे, और 2 kg पानी है 5 डिग्री सेल्सियस पे। 3 पानी आ गए आपके पास, आपने इन तीनों पानियों को मिक्स कर दिया, ठीक है। तो आपको TF निकालना है, फाइंड फाइनल टेम्परेचर। तो इसका भी TF हो जाएगा, इसका भी TF हो जाएगा, और इसका भी TF हो जाएगा, और ये सब क्या है, TI TI TI, है ना। अब क्या लगाएंगे, यूजिंग लॉ ऑफ मिक्सिंग, फाइनल टेम्परेचर मान लिया TF, तो ये लिख लिया लॉ ऑफ मिक्सिंग, m1s1 डेल्टा t1 प्लस m2s2 डेल्टा t2 प्लस m3s3 डेल्टा t3। m1 कितना है 3 kg तो 3000, s1 पानी का, है ना। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है 1 कैलोरी, याद रख लो इसको, पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये चीज़ें याद रखो। और kg के हिसाब से कितनी होती थी, जूल और kg के जब लिखते थे
4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, याद रखो इनको। तो डेल्टा T1 कितना, TF -10, ये TI था, है ना। फिर इधर 4000 इंटू 1 इंटू TF -8, क्यों, इनिशियल इसका 8 है। फिर इसका 2000 ग्राम इंटू 1 इंटू TF -5, तो 0 3 0 कट गए, कॉमन लेके इधर 0 इसके नीचे फेंक दिए, इसको बोलते हैं कट गए। अच्छा, बचा क्या इधर, 3TF -30, इधर 4TF -32, 8 4 32, इधर 2TF -10। ठीक है, तो TF कितने हो गए, 2 6 9 9TF, है ना। ये कितने हो गए, 30 30 60 62 एंड 10 72, तो 90F -72, तो TF कितना आ गया, 72/9, इट इज़ इक्वल टू 8 डिग्री सेल्सियस। तो इसका TF कितना आ गया, 8 डिग्री सेल्सियस। समझ आया। सीधा लॉ ऑफ मिक्सिंग लगाओ और आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 बॉडीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। लास्ट केस में तीनों पानी थे ना, सेम पानी थे, अब क्या कर दिया, डिफरेंट मटेरियल कर दिया। 3 बॉडीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स बट सेम मास, तीनों का मास क्या है, सेम। एक बॉडी A है, एक B है, एक C है, तीनों का मास क्या है, m एट टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर है 12, इसका 15, इसका 20। ठीक है। इफ़ A एंड B आर टच्ड, अगर A और B को टच कराओगे तो फाइनल टेम्परेचर कितना बनता है, 13 डिग्री सेल्सियस। इफ़ B एंड C आर टच्ड, फाइनल टेम्परेचर इज 18 डिग्री सेल्सियस। फाइंड फाइनल टेम्परेचर व्हेन A एंड C आर टच्ड, जब A और C को टच कराएंगे तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, चलो अब जब भी 2 होते थे तो मैंने क्या बोला था, वो मैग्नीट्यूड वाला मेथड करेंगे, है ना। A और B को टच कराओ तो MS डेल्टा T MSB डेल्टा T कर सकता हूँ, इसे मैग्नीट्यूड बराबर, है ना। इसका S क्या है पता नहीं, SA, इसका S मैंने मान लिया SA, इसका S स्पेसिफिक हीट मान लिया SB, C की स्पेसिफिक हीट मान ली SC। ठीक है, तो MSA डेल्टा T लिखना है इसका मेरे को। अब देखो, इसका टेम्परेचर 12 था, इसका 15, तो 12 वाली कुछ गर्म हो जाएगी और 15 वाली कुछ ठंडी हो जाएगी, है ना। तो इसका अगर मेरे को पॉजिटिव बनाना है तो मैं क्या लिखूँगा, 13 - 12, क्यों, इन दोनों का फाइनल टेम्परेचर तो 13 आ रहा है ना, वो क्वेश्चन में ही दे रहे हैं, है ना। तो क्या लिखूँगा, इसके लिए डेल्टा T 13 - 12, दिस शुड बी इक्वल टू, B का क्या लिखेंगे, MSB डेल्टा T का मैग्नीट्यूड, तो इसका TF बनेगा तो 13, बट डेल्टा T का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 15 - 13, तो 15 - 13। ठीक है, तो M से M कटा, ये कितना आ गया 1, और ये कितना आ गया 2, तो ऐसे कितना आ गया 2SB। ठीक है, ऐसे कितना आया 2 टाइम्स SB। ओके, अब B और C को मिलाओ, जब B और C को मिलाएंगे तो 15 का टेम्परेचर कुछ बढ़ेगा और 20 का टेम्परेचर कुछ कम होगा। फिर से लिखेंगे MS डेल्टा T, और वो बता रहा है कि फाइनल टेम्परेचर 18 है, तो MSB डेल्टा T कितना, 18 - 15, इसका 18 डिग्री हो जाएगा और इसका भी 18 डिग्री हो जाएगा, तो 18 - 15, है ना, इट इज़ इक्वल टू, इसके लिए क्या लिखूँगा, MSC डेल्टा T का मैग्नीट्यूड, तो 20 - 18, है ना। तो M कटा, तो S इधर ये कितना आ गया 3, तो 3SB इज, ये आ गया 2SC। ठीक है, 3SB इज 2SC, M और M कट गए थे। ओके,
अब ए और सी को पकड़ो, इन दोनों को मिलाया है ना। फॉर ए एंड सी आई एम यूजिंग लॉ ऑफ मिक्सिंग। हाँ, लेट इन दोनों को चिपकाने के बाद फाइनल टेम्परेचर हो गया TF। लिखो, लेट फाइनल टेम्परेचर ऑफ ए एंड सी बी TF। तो क्या लिखूँगा, M1 S1 डेल्टा T1 प्लस M2 S2 डेल्टा T2 शुड बी 0, क्योंकि बाहर से तो कोई हीट दी नहीं है। तो MSA डेल्टा T कितना, TF था ना, तो TF माइनस 12 प्लस MSC, इसका भी TF हो गया था, TF माइनस 20 शुड बी 0, है ना। तो M कॉमन आया, चला गया 0 के पास, तो कट गया, है ना। बना क्या, SA माइनस 12 प्लस SC माइनस 20 इज 0। अब SB की टर्म में पता है SA कितना है, 2SB लिख लिया। SC कितना है, SC इज 3/2SB, तो 3/2SB। अब खोला, ठीक है। अब 2SB भी कॉमन है ना। तो SB कॉमन लेके कट गए, तो बना कितना, और LCM भी लेना है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से किया। सॉल्व करो इसको, अभी बताता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं कहता कि जो है विजिट है चेयरमैन जो है ऑनरेबल आएंगे 11 बजे के आसपास, तो लगा तो नहीं आते हैं, लेकिन हम कैंपस में हैं वो आ सकते हैं। तो अगर कुछ अपडेट कराना हो तो वो आपको आप बोल देना इनको, ठीक है। साफ सफाई हो जाएगी, चीज़ें थोड़ी सी मैनेज हो जाएंगी, वो यही डिसीजन लेंगे। ओके, तो ये LCM लिया इसका, इसको 2 से कर दिया, तो ये 4 हो गया। तो 40 माइनस कितना, 48, इधर कितना आएगा, 3T माइनस 60, 48 और 60 108, और 3T और 4T कितना, 70। तो TF कितना आ गया, 108/7, तो 15.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। So the answer is 15.4 डिग्री सेल्सियस। प्लीज चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके अब बुक से ना, अपनी बुक से जो अपना तुम्हारे पास वो है अरिहंत वाली या कोई भी दूसरी है, तो उससे हीट के क्वेश्चंस देखो और ये करो, मिक्सिंग वाले सारे करो, टचिंग प्रॉब्लम्स, मिक्सिंग प्रॉब्लम्स, ये सब करो, ठीक है। इतना पानी इसमें मिक्स कर दिया, इतना इसमें कर दिया, इतना लोहा लिया, इतना कॉपर लिया, दोनों टच कर दिया, फाइनल टेम्परेचर बताओ, इन सब की प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैं भी एक PDF भेजूंगा तुम्हें आज। चलो देखो Q कितना, MS डेल्टा T है ना। S क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ओके। तो ये जो टर्म है MS, ये क्या बनती है, इसको बोला जाता है हीट कैपेसिटी, ठीक है। देखो जो S है, S इज सेम फॉर ऑल आयरन, है ना।
अगर तेरे पास 2 ग्राम आयरन है तब भी एस वही रहेगा, 3 ग्राम है तब भी एस वही रहेगा, 100 ग्राम है तब भी वही रहेगा, 1000 ग्राम है तब भी वही है, 100 किलो है तब भी एस वही है ना, समझे। फॉर सेम मटेरियल एस इज सेम थ्रू आउट। अच्छा, अगर स्पेसिफिक हीट को मास के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो जो वैल्यू मिले उसको क्या बोला जाता है, हीट कैपेसिटी ऑफ द गिवन मास। ठीक है, जैसे जैसे तुम्हारे घर में स्टील का ग्लास होगा, मास मान लेते हैं उसका 20 ग्राम, और एक स्टील का बड़ा पतीला होगा, उसका मास कितना 500 ग्राम, दोनों आयरन के है ना। एस ऑफ आयरन मान लेता हूँ मैं 50 कैलोरी, तो इधर भी एस ऑफ आयरन कितना आएगा 50 कैलोरी, बट इसका एम एस कितना आएगा 20 इंटू 50, और इसका एम एस कितना आएगा 500 इंटू 50, 5 5 25, 000 है ना, इंटू 5 10, 00। तो इसकी 1000 कैलोरी बन गई ग्लास की, और इसकी कितनी 25,000 कैलोरी पतीले की, है ना। पतीला मोटा है, वज़न ज़्यादा है इसका, है ना। बात समझ आई। तो ये जो टर्म होती है एम एस, इसको क्या बोला जाता है, हीट कैपेसिटी ऑफ द गिवन कंटेनर या गिवन यूटेंसिल, जो भी बोलो आप, ठीक है। बात समझ आई। चलो फिर आगे। फॉर सेम मटेरियल एग्जांपल आयरन हैव डिफरेंट हीट कैपेसिटी फॉर डिफरेंट मास, है ना। जैसे जैसे मास चेंज करते जाओगे आप, एक ग्लास 20 ग्राम का, दूसरा 30 ग्राम का, तो उसकी हीट कैपेसिटी चेंज होती जाएगी। हीट कैपेसिटी ऑफ 1 kg आयरन विल बी लेस देन हीट कैपेसिटी ऑफ 50 kg आयरन। 50 kg आयरन की हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा आएगी, है ना। वाई, बिकॉज एम इज चेंजिंग एंड हीट कैपेसिटी इज एम एस। So heat capacity is energy required to change temperature of given material by 1 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक हीट क्या होती है, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ मटेरियल बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज तो 1 ही डिग्री का आ रहा है एस में, तो एम एस में भी 1 ही डिग्री का आएगा, है ना। जब एम एस निकाला जाएगा वहाँ पे चेंज कितना आएगा, 1 ही डिग्री का आएगा डेल्टा टी। तो इसको निकालने के लिए 1 डिग्री ही लेंगे, ठीक है। तो यूनिट क्या बनेगी इसकी, एम एस की यूनिट क्या बनेगी, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस या जूल पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है वाटर इक्विवेलेंट। क्या, वाटर इक्विवेलेंट। मान लो तुम्हारे पास एक बर्तन है, ये लोहे का बर्तन, ठीक है। लोहे का बर्तन, ये पूरा लोहा है इधर, और ये अंदर जगह खाली जहाँ पे हम पानी भरते हैं, ये खाली जगह, ठीक है। डेल्टा टी कितना 1 डिग्री सेल्सियस, ये लोहा, है ना। ओके, अब हमें इस बर्तन का क्या निकालना है, वाटर इक्विवेलेंट। इस कंसेप्ट को समझो अच्छे से, ठीक है। देखो, इस लोहे की जगह कितना पानी ले लें, इस लोहे की जगह कितना पानी लें कि सेम हीट देने से 1 डिग्री चेंज पानी में भी आए। रुको फिर से बताता हूँ। देखो, ये लोहा आपने नीचे से फ्लेम दे दी, है ना, आग लगाई नीचे से, आग ने कितनी हीट दी, क्यों हीट दी, कुछ भी होगा, ये 60 कैलोरी या 80 कैलोरी जो भी हो, है ना, 700 कैलोरी, जितना भी देना है दो।
फिक्स कर दिया हमने, ठीक है। और इसका मास m था, मास ऑफ आयरन कितना, मास ऑफ आयरन इज इक्वल टू m, ठीक है, MFE मास ऑफ आयरन, ठीक है। तो इतने मास के लिए हमें अगर 1 डिग्री चेंज लाना है टेम्परेचर में, किसके टेम्परेचर में, इस लोहे के टेम्परेचर में, ठीक है। खाली बर्तन अभी, इस लोहे के बर्तन में अगर मुझे 1 डिग्री टेम्परेचर लाना है, इसका मास है m, तो हीट कितनी देनी पड़ेगी, पीछे हमने निकाला अभी हीट कैपेसिटी कितना था ms, तो MFE इंटू SFE लिखूँगा, इतनी हीट देनी पड़ी है ना। तो Q कितना आया, MFE इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ FE, इतनी हीट देनी पड़ी ना। अब वो बोल रहा है कि अच्छा इस लोहे को हटाओ, इसकी जगह क्या डालो, पानी डालो, लोहे की जगह भी क्या रख दो, पानी। तो कितना पानी रखें इसमें, हम मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू MH2O, है ना। इस लोहे की जगह कितना पानी रखें कि इस लोहे की जगह कितना पानी कर दो कि सेम हीट देने से उसमें भी 1 डिग्री टेम्परेचर का चेंज आए। सेम हीट देंगे, पानी का मास कितना निकल के आएगा कि सेम 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज मिले, ठीक है। तो कितना आएगा इधर, Q तो फिक्स है ना, Q उतना ही देना है। तो ये Q कितना आ जाएगा, मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, सही है। ये वाला Q और ये वाला Q सेम है ना, सेम हीट देनी है, जितनी हीट आपने इधर दी उतनी ही इधर दो। तो पानी का मास कितना हो कि पानी में भी 1 डिग्री चेंज टेम्परेचर में आए। तो दोनों बराबर कर दिए, दोनों हीट बराबर हैं, डेल्टा T 1 डिग्री दोनों में है ना। डेल्टा T कितना है, तो MS डेल्टा T, MS डेल्टा T, ठीक है। तो डेल्टा T दोनों में 1 डिग्री 1 डिग्री, तो दोनों हीट बराबर कर दी, ये वाली और ये वाली। तो MS डेल्टा T इट इज इक्वल टू MS डेल्टा T, ओके। तो 1 डिग्री 1 डिग्री कट गए, तो मास ऑफ वाटर कितना आया, MFE अपॉन इंटू SFE अपॉन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ये जो मास पानी का है ना, इसको बोला जाएगा वाटर इक्विवेलेंट ऑफ गिवन कंटेनर, लिख लो। दिस MH2O, ये जो पानी का मास आया, दिस इज वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दिस कंटेनर, इस लोहे के बर्तन का ये वाटर इक्विवेलेंट आ रहा है। तो जैसे जैसे बर्तन चेंज होगा वैसे वैसे ये टर्म चेंज होती जाएगी, क्यों, ये चेंज होगी तो ये भी चेंज होगी, है ना। अब इस कंसेप्ट का यूज़ कहाँ आता है, देखो आप क्या कर रहे थे, आप एक बर्तन लेके ये वाला इसमें पानी भर रहे थे, फिर आप हीट फाइंड कर रहे थे, ठीक है। तो आपको 2 जगह इसको स्टडी करना पड़ रहा है, किस किस में, आपको 2 स्पेसिफिक हीट लेके काम करना पड़ रहा है ना। एक तो स्पेसिफिक हीट बर्तन की और एक स्पेसिफिक हीट पानी की, या पानी की जगह एसिड है, कुछ भी है, सॉल्ट सोल्यूशन है, जो भी हो, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को इजी करने के लिए हमने क्या किया, बर्तन को पानी बना दिया। अगर बीच में पानी भरा है तो ऐसा करो कि बर्तन भी पानी बन जाए, तो सारा पानी हो जाए। मान लो एक मेरे पास बर्तन है आयरन का, जिसका वाटर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, वाटर इक्विवेलेंट आ रहा है उसका 500 ग्राम्स, ठीक है। आई हैव, लिखो एग्जाम्पल, से वी हैव अ आयरन यूटेंसिल हुज मास इज 300 ग्राम
कितने ग्राम का बर्तन है हमारे पास? 300 ग्राम, एंड इट्स वाटर इक्विवेलेंट इज 500 ग्राम, है ना। कि अगर यही 300 ग्राम बर्तन को आप पानी में बदल दो तो पानी कितना चाहिए? 500 ग्राम। से वी हैव ए यूटेंसिल ऑफ मास 300 ग्राम and its water equivalent is 500 gram, full stop. It is holding 2000 gram of water in it. इस बर्तन के अंदर पानी कितना भरा है? 2000 ग्राम, ठीक है। It is holding 2000 gram of water in it, full stop. नेक्स्ट लाइन लिखो, वी कैन रिप्लेस दिस एंटायर सिचुएशन विद, किससे रिप्लेस कर देंगे? 2000 ग्राम तो पानी है हमारे पास, प्लस 500 ग्राम ऑफ वाटर इक्विवेलेंट, है ना। ऐसे लिखो 2000 ग्राम प्लस 500 ग्राम, तो कितना आ गया? 2500 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। इसमें ये 2000 ग्राम क्या है? ये तो पानी है जो पहले दिया हुआ है उसने ग्लास के अंदर, है ना। ये 500 ग्राम क्या है? दिस इज वाटर इक्विवेलेंट ऑफ 300 ग्राम आयरन। तो यहाँ 300 नहीं लिखेंगे, यहाँ 500 ही लिखेंगे, ठीक है। जब भी सिचुएशन ऐसी दे दे कि एक बर्तन के अंदर पानी भर ले, तो आप सिंपली क्या करो, बर्तन को भी पानी बना दो, समझे। मान लो उसने एक बर्तन के अंदर जूस भर के दे दिया, उसने जूस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको दे दी, जूस का मास दे दिया, फिर कह रहे हैं ये जिस यूटेंसिल में रखा था उस यूटेंसिल का जूस इक्विवेलेंट इतना है। पानी भरेंगे तो वाटर इक्विवेलेंट, जूस भर देंगे तो जूस इक्विवेलेंट, है ना। ऑयल भर देंगे तो ऑयल इक्विवेलेंट, ठीक है। जब भी हम लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हम वाटर पे करते हैं, तो उसमें हर एक यूटेंसिल जो हम यूज़ करते हैं ना, उस यूटेंसिल पे उसका वाटर इक्विवेलेंट लिखा होता है, ठीक है। थर्मोडाइनमिक्स के जितने भी प्रैक्टिकल है ना हमारे, उस जब भी हम प्रैक्टिकल करेंगे लैब में, तो हर एक एपरेटस में जितना भी आयरन या जो भी मेटल यूज़ किया होगा उस मेटल का वाटर इक्विवेलेंट लिखा जाएगा, ठीक है। कॉलेज में जाओगे तो दिखाएंगे वो सब कुछ। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। लिखो एक और एग्जांपल, वी हैव अ कॉपर कंटेनर होल्डिंग 2 kg वाटर, ठीक है। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर कंटेनर इज 300 ग्राम। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर कंटेनर कितना है? 300 ग्राम। अब तेरे को मास ऑफ कॉपर कंटेनर नहीं दे रहा है, सीधा वाटर इक्विवेलेंट दे रहा है। मास पता ही नहीं है हमें, ठीक है, लेकिन उसका वाटर इक्विवेलेंट 300 ग्राम है। तो इसको क्या करेंगे? 2000 प्लस 300, 2 kg प्लस 300 ग्राम, ठीक है। सो इट विल बिकम 2.3 kg वाटर, ठीक। चलो नेक्स्ट। हाँ ये अच्छा है। अब फेज चेंज, ये क्या है? फेज चेंज। फेज क्या होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। अब वाटर के केस में, वाटर इज सच ए प्रिटी मॉलिक्यूल कि ये तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है ना। पानी को ठंडा करो तो आइस बन जाता है, गर्म करो तो स्टीम बन जाता है, इसकी गैस भी बन जाती है और इसकी सॉलिड भी बन जाता है ना। देखो लिखो इसको एक एक करके क्वेश्चन सब लिखो। आइस इज चेंज टू लिक्विड। अगर हमने आइस का पानी बना दिया तो एनर्जी देनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी? तो हीट देनी पड़ेगी, हीट इज सप्लाइड। तो क्वेश्चन है, अगर आइस को पानी बनाएं तो इज द एनर्जी सप्लाइड और गिवन आउट? एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। बाहर से हीट दोगे, गर्म करोगे बर्फ़ को, तभी तो वो पिघलेगी, पानी बनेगा।
तो वो एनर्जी कौन सी होती है? हीट एनर्जी। तो यहाँ पे हीट एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड। और अगर पानी को फ्रीज करेंगे तो तब हीट दोगे या लोगे? पानी को और हीट देंगे तो और गर्म हो जाएगा, तो पानी में से हीट निकालनी पड़ती है। ये काम हमारे लिए कौन करता है? फ्रिज, है ना। फ्रिज, रेफ्रिजरेटर क्या करता है? जो भी उसके अंदर चीज़ें रखी गई होती हैं उनमें से हीट बाहर निकाल लेता है। समझे? वाटर इज फ्रोजन टू आइस, इज द एनर्जी सप्लाइड और गिवन आउट। सो हीट एनर्जी मस्ट बी लॉस्ट बाय वाटर। पानी हीट लूज करेगा। अच्छा, स्टीम इज कंडेंस्ड टू लिक्विड। हमारे पास कुछ स्टीम थी, उसको हमने कंडेंस करा के पानी बना दिया। तो इस स्टीम ने हीट ली या दी? इसने हीट बाहर फेंकी, ठीक है, तो ठंडी हुई, तो हीट मस्ट बी लॉस्ट। अच्छा, तो जब भी हीट इज लॉस्ट, व्हेनेवर हीट इज लॉस्ट, स्टीम टर्न्स टू वाटर एंड वाटर टर्न्स टू आइस। सब चीज़ें ठंडी हो रही हैं, है ना। तो ऐसे चल रहा है। एंड व्हेन इट हीट इज गेन्ड, जब भी हीट गेन करता है कोई भी, इन तीनों में से कोई भी अगर हीट गेन करेगा तो साइकिल ऐसे चलेगी। तो आइस से पानी बनेगा और पानी से स्टीम, है ना। हीट जब गेन होगी तो ऐसे चलेंगे ना। तो आइस से पानी, पानी से स्टीम, आइस टर्न्स टू वाटर एंड वाटर टर्न्स टू स्टीम। देखो, सॉलिड था आइस, लिक्विड बनाया इसका, फिर इसका क्या बना दिया? गैस। गैस मतलब स्टीम, ठीक है। जब भी सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा और लिक्विड गैस में चेंज होगा तो हीट देनी पड़ेगी, है ना। जब भी ऐसे चलेंगे तो हीट इज गिवन। ये हीट किसको दे रहे हैं? इसको दे रहे हैं। इसको हीट दोगे तभी तो इस तरफ जाओगे, इसको हीट दोगे तो इस तरफ जाओगे, है ना। तो ये जो हीट तुम दे रहे थे सॉलिड को, इस हीट को क्या बोला जाता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इस जगह में क्या बोला जाएगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लिक्विड से जब गैस में जाते हो तो गैस बनी ना, वेपर बने, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बात समझ आई? हीट इनको मिलेगी, इसको, इसको, तो इस तरफ जाओगे आप, ठीक है। अब देखो, ये जो हीट है ये जाती कहाँ है? देखो, एग्जाम्पल लेते हैं एक। यहाँ तुम्हारे पास आइस थी 0 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ तुम्हारे पास वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे। देखो, आइस और पानी दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पे एग्जिस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ इसको हीट देनी पड़ेगी, कितनी? मान लो 1 ग्राम है, 1 ग्राम आइस, उससे बना दिया 1 ग्राम पानी, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो हीट कितनी? LF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको ऐसे दिखाया जाता है LF, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन LV, ठीक है। अच्छा, तो कितनी हीट दी आपने? LF, ठीक है। बात समझ आ रही है? चलो, तो आपने इतनी हीट दी, तो ये आइस किस में टर्न हो गई? लिक्विड वाटर में। लेकिन दोनों का टेम्परेचर तो सेम है ना। तो ये हीट ने क्या किया? दिस एनर्जी इज गिवन टू ब्रेक द बॉन्ड्स और टू इंक्रीज द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। समझे? इसने वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं दी है, इस वाली हीट ने। इसको समझो। तो ड्यूरिंग फेज चेंज एनर्जी कहाँ कंज्यूम होती है? ओनली टू ब्रेक द बॉन्ड्स एंड देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। जब भी फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। सिर्फ बॉन्ड टूटते हैं बट सिर्फ टेम्परेचर चेंज नहीं होता। क्या इनका टेम्परेचर चेंज हुआ? नहीं हुआ।
ठीक है। अब देखो 100 डिग्री पे वाटर बॉईल होता है, तो 100 डिग्री पे वाटर भी मिलेगा आपको, 100 डिग्री पे स्टीम भी मिलेगी, ठीक है। लेकिन जो हीट आप दोगे उसको स्टीम बनाने में, उसने 100 डिग्री स्टीम का टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, उसने वही रखा है, फिर एक्स्ट्रा हीट आपको देनी पड़ेगी, वो देखेंगे आगे। हाँ, अब आ जाओ इवेपोरेशन पे। इवेपोरेशन क्या चीज़ है, ठीक है। देखो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पता है हमें, बट स्टिल लेक्स ड्राई अप व्हेन टेम्परेचर इज़ 50 डिग्री, है ना। लातूर में सुनते होगे ना आप समर्स में कि पानी सूख गया, तो क्या लातूर में समर्स में टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है कि पानी इवेपोरेट हो गया पूरा स्टीम बन के? 100 डिग्री हो जाएगा तो लोग मर जाएंगे सारे। लातूर में टेम्परेचर मान लो मैक्सिमम 50 डिग्री, तो फिर पानी जा कहाँ रहा है, कैसे ड्राई हो जाता है? तब एक फिनोमिना हो रहा था, उसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन, है ना। इवेपोरेशन 100 डिग्री से पहले ही हो जाता है। अब कैसे होता है? अब देखो, मान लिया लातूर में टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री, तो वहाँ पानी का टेम्परेचर मान लेते हैं 50 डिग्री, बट होगा नहीं 50, पानी का टेम्परेचर होगा 30 डिग्री या 24 डिग्री, ऐसे कुछ होगा, है ना। बट कुछ तो है, मान लिया 30 डिग्री, या मान लो 50 डिग्री ही है, ठीक है। और बाहर प्रेशर कितना, P0, एयर प्रेशर 1 atm, है ना। P0 तो किसी भी दिन 1 atm होगा। अब देखो होता क्या है, अब जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं पानी के, इनके पास वाइब्रेशनल एनर्जी है कि नहीं है? जब पतीले में पानी गर्म करते हो तो देखा है पानी ऐसे ऐसे घूमता है, ऊपर नीचे आ रहा होता है ना। लेकिन जब वो उबल नहीं रहा तब भी थोड़ा बहुत हिलता रहता है अंदर अंदर ऐसे ऐसे, तो ये हिल रहे हैं अंदर वाले, ठीक है। इनके पास एनर्जी है सभी के पास, तो ये रैंडमली इधर उधर भाग रहे हैं, जहाँ जिसका दिल कर रहा है वो भाग रहा है। लेकिन जो टॉप सरफेस पे हैं, जो पानी के मॉलिक्यूल्स किस पे हैं, सरफेस पे, वो ऐसे निकल जाते हैं ऊपर सीधे, है ना। कुछ उनके पास काइनेटिक एनर्जी है ना, तो वो निकल गए ऊपर थोड़ा सा, ऊपर से एयर प्रेशर लगा, तो एयर प्रेशर उसको नीचे फेंकेगा फिर से, तो वो ऐसे आके वापस गिर जाते हैं पानी के अंदर। समझ आई बात? ऊपर उछले, वापस अंदर आके गिरे, लेकिन ठीक है। अब जब ये ऐसे ऊपर हवा में होते हैं ऐसे, तो हवा की ये वाली जो जगह है, क्या यहाँ पे कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। वहीं से तो घूम के नीचे गिरेंगे, तो ये जहाँ पे ऊपर हवा में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस जगह को बोला जाता है वेपर प्रेशर। क्यों, वहाँ पे थोड़े तो वेपर आ गए ना, तो इस रीजन को क्या बोला जाएगा, इस रीजन में जो प्रेशर है उसको कौन सा प्रेशर बोला जाएगा? इस रीजन में वेपर प्रेशर डेवलप होता है। समझ आई बात? एंड नॉर्मली वेपर प्रेशर इज लेस देन P0, वेपर प्रेशर इज लेस देन P0 नॉर्मली। अब देखो, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल थे सरफेस पे, उन्होंने कोशिश तो की बट वापस गिर गए। तो कुछ एक आधा मॉलिक्यूल होता है जो भाग जाता है, उसको नीचे से कोलिजन, जैसे ये जाने लगा नीचे से एक और आया, उसने कोलिजन की, एक्स्ट्रा एनर्जी मिली तो भाग गया, ठीक है। अब इतने सारे मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ A1 और A2 ही एस्केप कर पाए, जैसे एस्केप वेलोसिटी आती थी, है ना। तो सिर्फ इन्हीं के पास इतनी एनर्जी है कि ये बाहर निकल पाए, सिर्फ A1 और A2 ही निकल पाए। एंड दिस A1 एंड A2 कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इवेपोरेशन। समझे? लिख लो, these water molecules have temperature 50 degree and they are moving randomly with some common speed, है ना। But few of water molecules at the top layer, because of their speed, jumps out of water and develops vapor pressure above the water surface, ये इस रीजन में। Also there is atmospheric pressure P0, है ना, and vapor pressure is always less than एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है।
अब कौन कौन से मॉलिक्यूल, ये दोनों वाटर मॉलिक्यूल A1 एंड A2 हैव इनफ स्पीड सच दैट दे एस्केप आउट ऑफ द पार्शियल प्रेशर रीजन एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर रीजन। तो ये बाहर भाग जाते हैं, तो ये इवेपोरेशन करा देते हैं। दिस A1 एंड A2 कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इवेपोरेशन। समझे, बात समझ आई? अच्छा, अब देखो, वेन एवर इवेपोरेशन हैपन्स, अब हमें पता है, देखो अब अगर हमारे पास 100 डिग्री पे वाटर है 1 ग्राम, ठीक है, इसको हमने बनाना है स्टीम 1 ग्राम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इधर हीट देनी पड़ेगी, कितनी, LV, है ना, देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो यहाँ ये हीट कौन दे रहा है, इस प्रोसेस में इनको एनर्जी कौन देता है, ये ही पानी नीचे वाला देता है। ये बाहर से हीट नहीं ले रहे, क्यों, क्योंकि ये बाहर थोड़ी थे, ये तो अंदर थे ना पहले, तो इनको एनर्जी कौन देगा, यही पानी में से ये एनर्जी उठा लेते हैं। समझ आई? इसमें लिखो नीचे A1 एंड A2, दिस A1 एंड A2 कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इवेपोरेशन। फिर नीचे लिखो LV, latent heat of vaporization, LV required by A1 and A2, LV required by A1 and A2 is provided by the water of the pond, मान लो ये पॉन्ड है, ठीक है, is provided by water of the LV required by A1 and A2 is required by the LV required by the A1 and A2 for evaporation is provided by the pond। तो ये एनर्जी किससे लेंगे, हीट किससे लेंगे, पॉन्ड से। पॉन्ड पहले ही गर्म था, उसने थोड़ी सी गर्मी इनको दे दी, तो पॉन्ड के पास अब गर्मी कम हो गई, तो पॉन्ड ठंडा हो जाएगा। समझ आई? देखो अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ आती है, वेन एवर इवेपोरेशन हैपन्स liquid loses some heat, liquid loses some heat, heat is lost and liquid gets cool। अभी करना, तुम थोड़ा सा पानी लेके ना हाथ पे रखना, ठीक है, हाथ के ऊपर लगाना थोड़ा सा पानी लेके, और एक हाथ रखना सूखा और एक को थोड़ा सा पिछली वाली साइड से गीला कर दो, जिस तरफ नाखून होते हैं ना उस साइड पानी लगा के थोड़ा सा गीला कर दो हाथ को, और दूसरे हाथ को सूखा रखना, और फिर गीले वाले हाथ पे फूंक मारना, और फिर एक बारी सूखे वाले हाथ पे फूंक मारना। तुम देखना, तुम्हारा जो गीला वाला हाथ है ना वो तुम्हें ठंडा लगेगा, सूखा वाला ठंडा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि गीले वाले हाथ पे इवेपोरेशन होगी, और वो हीट कहाँ से लेगा, तुम्हारी बॉडी से। समझे? वो तुम्हारी बॉडी से हीट लेगा और तुम्हें ठंडा कर देगा। गर्मियों में जब पसीने आए होते हैं, एकदम पंखे के नीचे बैठे तो एकदम बहुत ठंडा लगता है ना, क्यों? क्योंकि वो पसीने इवेपोरेट होने के लिए हमारी बॉडी से हीट ले लेते हैं, तो बॉडी ठंडी हो जाती है, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न वाई वाटर कप्ड इन अर्थन पॉट्स, मटके में जो पानी रखा जाता है, इज़ रिलेटिवली कूल देन द सराउंडिंग, है ना, होता है कि नहीं होता, मटके का पानी थोड़ा सा ठंडा होता है। क्यों? देखो अब मटका किसका बना है, मिट्टी का, क्ले का, बेक्ड क्ले। कौन सी क्ले? बेक्ड क्ले। जब इसको बेक करते हैं तो इसमें पोर्स आ जाते हैं, है ना। पोर क्या होते हैं? होल्स, जैसे हमारी स्किन में होते हैं पोर्स, जिसमें से स्वेट बाहर आता है ना। तो ये लाल लाल क्या है? पोर्स हैं, ये बीच में पानी भरा हुआ है, तो इन पोर्स के थ्रू पानी बाहर आता है, आके सरफेस पे बैठा। तुम कभी भी देखना, मटके के बाहर वाली सरफेस थोड़ी सी गीली रहती है हमेशा, है ना। तो ये अंदर से पानी बाहर आ जाता है, इधर इस सरफेस पे बाहर पानी आ जाएगा, ठीक है। फिर जैसे ये पानी इवेपोरेट होगा
और वेपर बनेंगे, है ना। कभी ऐसा थोड़ी है कि मटके के नीचे पानी गिरा हुआ है ऐसे बहुत सारा, हमने मटका भरा और नीचे पानी गिर गया बहुत सारा, नहीं, जो भी पानी इधर बाहर आता है वो उड़ जाता है हवा में। तो ये जो पानी के ड्रॉप्स आए यहाँ पे, ये ब्लू कलर वाला, ये वाला, ये जब स्टीम बना या वेपर बना तो इसने हीट कहाँ से ली? अंदर वाले पानी से। तो अंदर वाला पानी, उसके पास कुछ हीट थी, उसने डेल्टा क्यू बाहर दिया, तो क्यू माइनस डेल्टा क्यू अंदर बचा, दिस इज लेस देन क्यू, तो अंदर हीट कम हो गई तो अंदर पानी ठंडा हो गया। समझे? तो ये जो पानी का ड्रॉप बाहर आता है, इट इवेपोरेट्स and the LV is required, है ना, latent heat of vaporization. This LV is extracted from water inside the pot, so heat inside the pot gets less, so the water inside the pot gets cool. ठीक है, अब आ गया बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या चीज़ है? बॉइलिंग इज प्योर वेपराइजेशन, है ना। बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है। एट बॉइलिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये चीज़ याद रखना। बॉइलिंग पे क्या होता है? वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स थे ये सब भागते हैं ऊपर, ये सब। अब जो पहले ऐसे गिर जा रहे थे ना, गिरेंगे नहीं, ये सीधा ऊपर निकलते हैं, स्टीम बनती है। अब देख, इधर पूरा ऊपर वेपर प्रेशर बना, इस रीजन में वेपर प्रेशर और ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर दोनों बराबर होंगे तभी तो ये ऊपर जाते रहेंगे, है ना। तो एट बॉइलिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ वी हैव बहुत सारे A1 A2 AN सब ऊपर जाएंगे, एंड सो वी सी स्टीम गोइंग अप। अच्छा, तो बाहर प्रेशर कितना है? P0 1 atm, तो वेपर प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 atm, है ना। वेपर प्रेशर 1 atm कब बनता है? जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। एट 1 atm वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। और जैसे जैसे हम पहाड़ों पे ऊपर जाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता रहता है, ड्रॉप करता है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऊपर एयर मॉलिक्यूल्स कम है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम है, तो ऊपर P0 कम होता जाता है, तो वेपर प्रेशर जल्दी अचीव हो जाएगा, है ना। मान लो P0 कितना है? 0.85 atm। तो पानी कब बॉईल हो जाएगा? जब वेपर प्रेशर 0.85 atm होगा। तो वेपर प्रेशर 1 atm बनाने के लिए तो 100 डिग्री चाहिए, तो 0.85 atm के लिए कम चाहिए होगा ना 100 डिग्री से, तो मान लिया 80 डिग्री सेल्सियस। सो वाटर बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर, वाटर बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर एट हायर आल्टीट्यूड्स। आल्टीट्यूड क्या होता है? ऐसे, है ना, पहाड़ के ऊपर ऊपर जाओगे तो आल्टीट्यूड बढ़ता रहता है। वाटर बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर एट हायर ऑल्टीट्यूड, सो कुकिंग टेक्स मोर टाइम। तो खाना बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्यों? क्योंकि पानी 80 डिग्री पे बॉईल हो जाता है ना, पानी तो 80 से ऊपर जाएगा नहीं, 80 पे स्टीम बन जाएगा। मान लो कोई सब्ज़ी है जो 200 डिग्री पे बनती है, तो वो तो बनेगी ही नहीं फिर, है ना। तो हायर अल्टीट्यूड्स पे तुम मनाली शिमला जाओगे तो वहाँ कुकिंग करने में ज़्यादा टाइम लगता है। अगर P0 0 atm हो जाए, प्रेशर कितना? 0 atm, तो पानी कब बॉईल हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। तुमने नाइट्रोजन के लिए देखा होगा, नाइट्रोजन को जब भी रूम टेम्परेचर पे रखो तो उसकी हवा भाप बन के निकलती रहती है ना, तो बॉईल होती रहती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? -273 डिग्री सेल्सियस ना, -180 डिग्री सेल्सियस। जैसे पानी होता है ना 24-25 डिग्री सेल्सियस पे, वैसा नाइट्रोजन होता है -180 पे, तो वो तो 0 डिग्री पे बॉईल होने लग जाती है, समझे। अच्छा, तो ये जो
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ये क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम ऑफ सॉलिड टू 1 ग्राम ऑफ लिक्विड एट फ्रीजिंग टेम्परेचर, है ना। ये 0 डिग्री पे काम और होता है ना आइस के लिए, याद रखना। आइस के लिए 0 डिग्री है, और कोई चीज़ होगी उसके लिए कुछ और हो जाएगा, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम ऑफ सॉलिड टू 1 ग्राम ऑफ लिक्विड एट फ्रीजिंग टेम्परेचर। और पानी के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LF कितना है, 80 कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए होता है, अगर तुम्हें 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट करना है तो कितनी हीट देनी पड़ती है, LF, जो कि होती है 80 कैलोरी। कितनी, 80 कैलोरी 1 ग्राम के लिए, 80 कैलोरी। सेम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम ऑफ लिक्विड टू 1 ग्राम ऑफ गैस या स्टीम एट बॉइलिंग टेम्परेचर, वो कितनी होती है पानी के लिए, 540 कैलोरी पर ग्राम। समझे। तो क्वेश्चन इसके कल करेंगे, फिलहाल इसको अच्छे से समझ के कल आना, ठीक है। और वो क्वेश्चंस कर लेना मिक्सिंग वाले।